पिछले कुछ महीनों में मिड कैप स्टॉक्स ने मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है। जून 2026 तक निफ्टी मिड कैप 150 ने 3 महीने में 11% से ज्यादा रिटर्न दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रैली के पीछे सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट बना हुआ है, जहां अप्रैल में 6,551 करोड़ और मई में 4,385 करोड़ का नेट इनफ्लो आया। यानी एक तरफ मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल मनी भी इस स्पेस में कंसिस्टेंटली आ रहा है। अब सवाल ये है, इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग का फायदा किन कंपनीज को मिल रहा है? आज हम देखेंगे 5 मिड कैप स्टॉक्स जहां जून क्वार्टर में DIIs ने अपनी होल्डिंग सबसे ज्यादा बढ़ाई है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक, JSW इंफ्रा। इंडिया का ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए पोर्ट कैपेसिटी के साथ रेलवे और इनलैंड लॉजिस्टिक्स भी नेटवर्क में ऐड कर रही है। आज कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, जिसके पास 186 मिलियन टन पर एनम MTPA की ऑपरेशनल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस क्वार्टर 2.43% से बढ़कर 9.19% हो गई। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी पीरियड में कंपनी ने 7,503 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कंप्लीट किया, जिसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रही। अब सवाल ये है, आखिर इंस्टीट्यूशंस को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कहां से आती हुई दिख रही है? इसका आंसर समझने के लिए पहले देखना होगा कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एग्जिस्टिंग पोर्ट बिजनेस को किस तरह एक्सपैंड कर रही है। कंपनी पोर्ट्स के साथ रेल और इनलैंड लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज भी ऐड करके एक मोर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बिल्ड कर रही है। नवकर कॉर्पोरेशन के एक्विजिशन के बाद JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने रेल लॉजिस्टिक्स में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड की है। साथ ही इनलैंड कंटेनर डिपोज, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस और जनरल कार्गो टर्मिनल्स भी नेटवर्क में ऐड हो रहे हैं। यानी कंपनी का लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट पोर्ट के बाहर भी एक्सपैंड हो रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसका लॉजिस्टिक्स बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 8,000 करोड़ रेवेन्यू और 2,000 करोड़ एबिटा तक स्केल हो। और कंसोलिडेटेड नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं। FY26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5,361 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1,644 करोड़ रहा। लेकिन एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है। आज भी कंपनी का 83% कार्गो कोल और आयरन ओर पर डिपेंडेंट है, इसलिए स्टील और पावर सेक्टर की साइक्लिकलिटी डायरेक्टली कार्गो वॉल्यूम्स को इम्पैक्ट कर सकती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज लगभग 79,600 करोड़ है और स्टॉक 51.4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, NHPC। What if I tell you कि इंडिया की टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी का लगभग 17% अकेले NHPC के पास है। और शायद इसी एग्जीक्यूशन साइकिल पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NHPC में अपना बेट लगा रहे हैं। जून 2026 क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 10.78% से बढ़कर 14.54% हो गई, जो इंस्टीट्यूशंस के बढ़ते कन्विक्शन को इंडिकेट करती है। अब सवाल ये है, इंस्टीट्यूशंस को NHPC में ऐसा क्या दिख रहा है? सिंपल लैंग्वेज में समझें तो NHPC पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करती थी और उनकी ऑपरेशनल होने के बाद उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। कंपनी रेगुलेटेड कॉस्ट प्लस मॉडल पर काम करती है, जहां उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15.5% से 16.5% तक का पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। इसलिए जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स कमीशन होते हैं, उतनी ही कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। और अब एग्जैक्टली वही ग्रोथ फेज शुरू होता दिख रहा है। हर नया पावर प्रोजेक्ट NHPC के लिए एक नया लॉन्ग टर्म अर्निंग एसेट बन जाता है, जो सालों तक स्टेबल कैश फ्लोस जनरेट करता है। FY26 तक कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 9,333 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यहाँ एग्जीक्यूशन का क्लियर सिग्नल मिलता है। पार्वती 2 और सुबनसिरी लोअर के 1,000 मेगावाट के 4 यूनिट्स रिसेंटली कमीशन हुए हैं। अब FY27 के एंड तक अनदर 1,000 मेगावाट सुबनसिरी कैपेसिटी और FY27 to 28 में 1,190 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स ऐड होने की एक्सपेक्टेशन है। Going to financial performance, FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 7% से डिक्रीज होकर 1,305 करोड़ रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 12% बढ़कर 936 करोड़ तक पहुंच गया, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट अ मार्जिनल डिक्लाइन इन रेवेन्यू। रिस्क की बात करें तो NHPC को हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशंस जैसे पॉलिसी मेजर से डिमांड सपोर्ट मिलता है, जहां पावर बायर्स को हाइड्रो पावर प्रोक्योर करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऐसे रूल्स, टैरिफ्स या प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में एडवर्स चेंजेस आए तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 77,000 करोड़ है और स्टॉक लगभग 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। हमारा अगला स्टॉक एक बहुत ही फेमस ई-कॉमर्स नेम है, मीशो लिमिटेड। Amazon और फ्लिपकार्ट के डोमिनेंस के बीच ऐसी कौन सी कंपनी है जो टियर 3 और टियर 4 सिटीज में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है?
यस, यू गेस्ड इट राइट, मीशो। अब सवाल ये है कि मीशो ने ये पोजीशन बनाई कैसे? कंपनी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो स्मॉल टाउन सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। और अब इसका फोकस कस्टमर्स लाने के साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से ज्यादा ट्रांजैक्शन जनरेट करने पर भी है। Q1 FY27 में कंपनी के एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स ATU यानी पिछले 12 महीनों में कम से कम एक बार शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स 29% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 27.4 करोड़ तक पहुंच गए। साथ ही हर एक्टिव कस्टमर की शॉपिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़कर 10.3 ऑर्डर्स हो गई। प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट हुई शॉपिंग की टोटल वैल्यू यानी नेट मर्चेंडाइज वैल्यू NMV भी ग्रो होकर 34% हो गई। और सबसे इम्प्रेसिव बात, फ्यूल और वेजेस के बढ़ते कॉस्ट के बावजूद डिलीवरी ऑपरेशंस एफिशिएंट हुए, जिससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद सेल्स से बचने वाली अमाउंट इंप्रूव हुई। ग्रोथ का एक और इंजन मीशो मॉल है, जहां एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। FY26 में इसका बिजनेस 93% ग्रो हुआ, while AI पावर्ड टूल्स सेलर्स को ऑनबोर्ड करने और उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन का इम्पैक्ट FY26 के नंबर्स में भी दिखा। रेवेन्यू 35% बढ़ा। कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन FY26 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3.5% रहा, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट का सिग्नल है। प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी के बीच इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में भी बदलाव देखने को मिला। Q1 FY27 में DII होल्डिंग 5.6% से बढ़कर 9.1% हो गई। रिस्क की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन और डिस्काउंट लेड प्राइसिंग फ्यूचर मार्जिन पर प्रेशर डाल सकती है। मार्केट कैप की बात करें तो ये करीब 88,000 करोड़ है और स्टॉक लगभग 6.41x प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की तरफ, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। इजंट इट स्ट्रेंज कि इंडिया में हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 60 ऑप्टिकल स्टोर्स हैं, जबकि ज्वेलरी स्टोर्स 1200 से भी ज्यादा हैं। This only tells us कि eyewear मार्केट आज भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंटरेस्टिंगली इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए लेंसकार्ट परफेक्टली प्लेस्ड है। लेंसकार्ट के लिए आई टेस्टिंग कस्टमर एक्विजिशन का फनल है, जहां फर्स्ट टाइम यूजर्स को eyewear कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही लेंसेज, फ्रेम्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल स्टोर्स तक कंपनी वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड है। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में आई टेस्टिंग एक इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट है, जहां से नए यूजर्स को eyewear कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का स्कोप मिलता है। FY26 में 2.38 करोड़ आई टेस्ट हुए, जिसमें करीब आधे फर्स्ट टाइम यूजर्स के थे। इसी के साथ टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में 157 नए सिटीज ऐड किए गए, जहां नए स्टोर्स एग्जिस्टिंग सेल्स को कैनिबलाइज करने के बजाय एडिशनल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन कैन बी सीन इन द नंबर्स एज वेल। FY26 में रेवेन्यू में 32% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखी और एडजस्टेड पैट में 148% ईयर ऑन ईयर का जंप आया। मैनेजमेंट अब फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी बड़ा बेट लगा रही है। कंपनी कंज्यूमर टेक से कंज्यूमर AI बिजनेस बनने की डायरेक्शन में काम कर रही है। AI को आई टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में इंटीग्रेट किया जा रहा है। साथ ही बी बाय लेंसकार्ट के थ्रू कंपनी AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस भी लॉन्च कर रही है। प्रिस्क्रिप्शन लेंस सपोर्ट के साथ इस प्रोडक्ट के लिए 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स वेटलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। शायद इसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ा है। Q1 FY27 में DII होल्डिंग 15.5% से बढ़कर जून 2026 में 23.6% तक पहुंच गई। रिस्क की बात करें तो लेंसकार्ट की ग्रोथ काफी हद तक नए eyewear यूजर्स क्रिएट करने पर डिपेंड करती है। अगर आई टेस्ट को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की स्पीड या स्टोर प्रोडक्टिविटी स्लो होती है तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इंपैक्ट हो सकती हैं। Looking at valuation, Lenskart market capitalization is 1 lakh crore, while stock PE is trading at 217x. And now moving to our last stock, General Insurance Corporation of India. क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना इंश्योरेंस करवाती हैं और इसी बिजनेस को री इंश्योरेंस कहते हैं। और इंडिया के इस मार्केट में 52% शेयर के साथ सबसे बड़ा नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील नहीं करती, ये इंश्योरेंस कंपनीज का रिस्क शेयर करती है, जिसकी वजह से वो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और हाई वैल्यू पॉलिसीज को इंश्योर कर पाती हैं। प्रॉपर्टी, मोटर, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लायबिलिटी जैसे की सेगमेंट्स में री इंश्योरेंस कवर के साथ GIC आज 59 इंश्योरेंस को सपोर्ट करती है विद अ प्रेजेंस इन अराउंड 137 कंट्रीज। एंड जस्ट नॉट दिस, इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया की नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 25% है। मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि 2035 तक इंडिया की इंश्योरेबल पॉपुलेशन 100 करोड़ तक पहुंच सकती है और मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स भी लगभग डबल होंगे। यानी जैसे जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वैसे वैसे री इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ सकती है। कंपनी के FY26 नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे।
ग्रॉस प्रीमियम यानी इंश्योरर से रिसीव हुआ टोटल प्रीमियम 44,007 करोड़ रहा। पैट में 25% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई, जबकि सॉल्वेंसी रेशियो 4.21 रहा, जो बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। मैनेजमेंट का टारगेट FY27 में कंबाइंड रेशियो को 1 to 2% और इम्प्रूव करना है, यानी कंपनी चाहती है कि हर 100 रुपये के प्रीमियम में से ज्यादा हिस्सा प्रॉफिट के लिए बचे और क्लेम्स और एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम हो। इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पॉजिटिव असर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी नजर आया, जहां Q1 FY27 में DII होल्डिंग 13.6% से बढ़कर 17.7% हो गई। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी हैं। री इंश्योरेंस इंडस्ट्री अब सॉफ्ट साइकिल में एंटर कर रही है। गिफ्ट सिटी में मल्टीपल इंटरनेशनल इंश्योरेंस ऑफिसेज और 2 नए डोमेस्टिक री इंश्योरेंस की एंट्री के बाद कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर दोनों बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से GIC को प्रीमियम ग्रोथ से ज्यादा अंडरराइटिंग डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन, स्टॉक का PE लगभग 6.46x है, जबकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 62,000 करोड़ है। तो ये थी 5 कंपनीज जिस पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना कन्विक्शन तो दिखा दिया। अब देखना ये होगा कि इन कंपनीज में से कौन अपने ग्रोथ प्लान्स को एक्चुअल अर्निंग्स और शेयर होल्डर रिटर्न्स में कन्वर्ट कर पाता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं इन 5 स्टॉक्स में से आपकी हाईएस्ट कन्विक्शन पिक कौन सी है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.